हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु रामदास एजुकेशनल सोसाइटी। मैं डॉक्टर जगजीत सिंह आज आपसे सीओपीडी के बारे में बात करेंगे कि सीओपीडी क्या है, क्या डायग्नोसिस है, किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं और क्या रिसर्च चल रही है सीओपीडी से संबंधित सभी जानकारियों के बारे में आज हम बात करेंगे। सीओपीडी स्मोकर्स लंग के नाम से भी कहा गया है और सीओपीडी का मतलब ये है कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो रहा है एयरवे के अंदर, और एयरवे के अंदर ब्लॉकेज होने की वजह से फेफड़ों तक हवा कम जा रही है और साथ ही साथ लंग के अंदर भी एक एम्फीसीमा नाम की कंडीशन हो रही है। एम्फीसीमा का मतलब ये है कि जो भी हमारे छोटे छोटे थैले हैं पानी हवा के, वो थैले टूट जा रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं। उनके बीच का जो पार्टीशन है वो टूटता जा रहा है और उसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा हवा भरती जा रही है। वो जो हवा भरती जा रही है वो काम की नहीं है और उसको हम एयर ट्रैपिंग के नाम से भी बोल सकते हैं। एयर ट्रैपिंग का मतलब ये है कि वहाँ पे हवा भरती जा रही है पर वो कोई काम की नहीं है। वहाँ पे ऑक्सीजन की जो डिफ्यूजन है वो नहीं हो रही है और जो डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी कार्बन मोनोऑक्साइड की है, जिसको हम बोलते हैं DLCMO, उसकी भी वो कम होती जा रही है। वो भी डिफ्यूज़ नहीं हो रही है क्योंकि फेफड़ों के अंदर भी एक तरीके की परेशानी चल रही है। अब किस तरीके के सिम्टम्स देखेंगे? पेशेंट के अंदर खांसी हो सकती है, लंबे तरीके की एक खांसी हो सकती है, सांस लेने की तकलीफ़ हो सकती है और छाती में भी टाइटनेस हो सकती है, छाती टाइट हो सकती है किसी किसी केसेस में। क्या चीज़ ऐसी है जो इस प्रकार की बीमारी को उत्तेजित कर रही है या इस प्रकार की बीमारी का कारण बन रहा है? जो सिगरेट स्मोक लोग करते हैं, जितना भी धुआं अपने मुंह से निकालते हैं लोग, वही धुआं उनके फेफड़ों में जा रहा है और ये बीमारी हो रही है। स्मोकिंग टोबैको के साथ टोबैको और सिगरेट, बीड़ी, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो ये लोग पी रहे हैं, अमीर भी और गरीब भी, उनमें ये दिखाई दे रहा है। एयर पोल्यूशन से भी इस प्रकार की बीमारी हो सकती है। मान लो कि अगर गांव की औरतें जो गोबर के फेफलों से रोटी बना रहे हैं या जो लकड़ी यूज़ कर रहे हैं, उससे भी एक प्रकार का एक धुआं निकलता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से भी परेशानी हो सकती है। ये प्रकार की बीमारी ज़्यादा नई नहीं है, बहुत पुरानी है। 17th सेंचुरी से इसके बारे में बात की जा रही है और उस टाइम से लोगों को ज्ञान है कि सीओपीडी नाम की भी कोई चीज़ होती है। एक प्रकार का साइंटिस्ट मॉर्गैग्नी, जिसने 1729 में इस बीमारी को बताया, उसके बाद बोनेट ने भी बताया, बोनेट ने थोड़ा पहले बता दिया और 1808 में एक टर्म यूज़ की गई जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो पहले सीओपीडी को वो लोग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस समझ के चलते थे। फिर 1965 में एक साइंटिस्ट ने सीओपीडी नाम की कंडीशन सामने आई और तब पता चला कि इसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के साथ दूसरी भी एक कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं एम्फीसीमा, वो भी दिखाई देती है। 1721 के अंदर रूइश नाम का एक साइंटिस्ट हुआ जिसने एम्फीसीमा को चित्रकारी से बताया, चित्रकारी के थ्रू एम्फीसीमा के बारे में बताया। 1814 में बडहाम ने म्यूकस और कफ को कथरा नाम के नाम से बताया। सो बहुत
किस्म के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बहुत प्रकार की रिसर्च की और उन्होंने रिसर्च करके ये बताया कि इस तरीके की एक बीमारी है। और वो आज भी है लोगों में। जो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, ज़्यादा धुआं निकालते हैं, ज़्यादा बीड़ी पीते हैं या ज़्यादा ये marijuana भी पी लेते हैं, उस तरीके से भी जो है इनके अंदर ये प्रकार की बीमारी आ सकती है। लिनेक, जिसने स्टेथोस्कोप बनाया, उसने ये बताया अपनी बुक के अंदर कि एम्फीसीमा का मतलब क्या है। एम्फीसीमा का मतलब ग्रीक में हो गया इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब कोई भी चीज़ का बढ़ना, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेट हो रहा है। तो ये बीमारी में क्या हो रहा है, फेफड़ा जो है साइज़ में बढ़ता जा रहा है, ऐसे इन्फ्लेट होता जा रहा है। उसकी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई का, वो लूज़ होता जा रहा है और फेफड़ा जो है साइज़ में ऐसे बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से जो है परेशानी हो रही है। हचिनसन नाम का एक हुआ जिसने स्पायरोमीटर इन्वेंट किया और उसने जो है लंग वॉल्यूम्स मेजर की कि नॉर्मल लंग वॉल्यूम कितनी है, वाइटल कैपेसिटी कितनी है। आमतौर पे जो वाइटल कैपेसिटी है वो 500 ml होती है। तो इस तरीके की रिसर्च जो है ना साइंटिस्टों और फिजिशियंस ने की और करते 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 जो है ट्रीटमेंट में हमने एक इम्प्रूवमेंट देखी, एक प्रॉफिट देखा। अब टोबैको स्मोक और एयर पोल्यूशन के साथ साथ तीसरा जो कॉज है सीओपीडी का वो जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में क्या हो रहा है, एक प्रकार का प्रोटीन जिसको हम बोलेंगे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, वो प्रोटीन डेफिशिएंट हो रहा है और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा है, जो प्रोटीएसस हैं लंग के अंदर, वो क्या कर रहे हैं, वो एल्वियोलार सेप्टा को, जो पार्टीशन है दो हवा की थैलियों के बीच में, वो जो है ख़त्म कर रहा है। और उसके ख़त्म होने के कारण से क्या हो रहा है, साइज़ जो है बढ़ता जा रहा है और उसी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन हो रही है और एयर ट्रैपिंग हो रही है। तो किस प्रकार के रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जो पेशेंट 40 इयर्स के अबाउ है उनमें जो है ये प्रकार की बीमारी दिखाई दे सकती है। और माना गया है कि अगर 1000 लोग हैं उसमें से 200 लोगों को सीओपीडी नाम की बीमारी हो सकती है। टोबैको के साथ साथ जो वाटर स्मोक है, वाटर पाइप स्मोक, जो पाइप में डाल के लोग पीते हैं या सिगार लेते हैं, तो उनमें भी जो है ये परेशानी हो सकती है। अब किस प्रकार का डायग्नोसिस करना है। डायग्नोसिस तो हमें पता है कि ये सिम्टम्स के बेस पे और FEV1 एक पैरामीटर है, उसके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि पेशेंट के अंदर सीओपीडी है। पर किस तरीके से दूसरी ऐसी बीमारी है जो इनसे मिलती जुलती है, उनको डिफ्रेंशिएट करना। एक हो गया ब्रोंकियल अस्थमा, दूसरा हो गया टीबी, तीसरा हो गया ऑब्लिटरेटिव ब्रोंकियोलाइटिस। सो इस प्रकार की कंडीशंस हैं जिसमें सिम्टम्स सेम हो सकते हैं, तो उसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब चेस्ट एक्सरे पे हम क्या कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे पे हम देखेंगे कि सीओपीडी पेशेंट का जो फेफड़ा है, लैटरल चेस्ट एक्सरे में जब हम लैटरली उसका एक्सरे करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि वो चेस्ट एक बैरल शेप चेस्ट है, उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ा हुआ है और उसके साथ डायफ्राम फ्लैट है और लंग्स का जो है हाइपर इन्फ्लेशन है। तो ये चीज़ें जो है हम चेस्ट एक्सरे में देख सकते हैं सीओपीडी के पेशेंट में। और साथ ही साथ एक्सेसरबेशंस भी हो सकते हैं। मान लो कि किसी को सीओपीडी 15 साल से है, तो उसको 16वें साल में जो है एक एक्सेसरबेशन हो सकता है, एक सडन अटैक आ सकता है। तो उसमें क्या है, सिम्टम्स वर्स हो सकते हैं। सीओबी क्रॉनिक कफ के जो सिम्टम्स है वो वर्स हो सकते हैं और ये पेशेंट्स में सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो सकती हैं अगर ये लोग प्रॉपर मेडिकेशंस नहीं लेते हैं या उसी सराउंडिंग्स में, वही एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो इस वजह से भी जो है उनके अंदर सीओपीडी हो सकता है। और साथ ही साथ ये लोग अपनी सांस को लेने के लिए अपने आप से लड़ाई करेंगे तो एक प्रकार का कॉम्बैटिव बिहेवियर भी दिखाई दे सकता है। अब किस तरीके से हम प्रिवेंट करेंगे सीओपीडी को। स्मोकिंग कम कर देनी है,
और बिहेवियरल थेरेपी के साथ साथ अगर हम स्मोकिंग कम कर देते हैं तो उससे जो है COPD नाम की बीमारी जो है पेशेंट में आना बंद हो जाएगी। और इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन लेनी है हर साल, और न्यूमोकोकल की वैक्सीन लेनी है हर 5 साल। तो इससे भी जो है COPD हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पर अभी तक कोई क्योर नहीं निकला COPD का, कि ऐसा नहीं है कि ये दवाई देने से कि COPD ख़त्म हो गया, या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस नाम की कंडीशन ख़त्म हो गई, या एम्फीसीमा नाम की कंडीशन ख़त्म हो। सिर्फ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब हम किस तरीके से एसेस करेंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को, जो सांस लेने की तकलीफ़ है उसको कैसे एसेस करेंगे? उसकी स्केल का नाम है MRC SOB स्केल। तो ये जो MRC SOB स्केल है, यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर सांस लेने की तकलीफ़ हो रही है बहुत एक्सरसाइज करने के बाद, तो उसको हम बोलेंगे ग्रेड 1 प्रकार का SOB। और अगर विगरस वॉकिंग कर रहा है उसके बाद पेशेंट में SOB हो रहा है तो ग्रेड 2 प्रकार का SOB है। अगर आफ्टर नॉर्मल वॉक अगर पेशेंट में SOB हो रहा है तो ग्रेड 3 टाइप का SOB। और अगर वो वॉक कर रहा है फ्यू मिनट्स उसके बाद अगर SOB हो रहा है तो ग्रेड 4। और अगर वो कपड़े चेंज करते हुए उसको SOB हो रहा है तो वो ग्रेड 5 का SOB दिखाई देगा। तो ये ग्रेड्स ऑफ SOB को भी हमको समझना है कि किस केस में किस प्रकार की सांस लेने की तकलीफ़ उसको हो रही है पेशेंट को। गोल्ड के हिसाब से, गोल्ड एक असेसमेंट स्कोर है, उसके हिसाब से हम COPD को माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर में डिफरेंशिएट कर रहे हैं या कैटेगराइज कर रहे हैं। माइल्ड में क्या हो रहा है कि FEV1 80% से नीचे है, मॉडरेट में जो है वो 79 से 50% है, और सीवियर में जो है वो 49 से 30% है, और वेरी सीवियर में जो है वो 30% से कम है। तो जब इस प्रकार के सीवियरिटी स्टेजेस हम देखेंगे, हम बोल सकते हैं कि इतना अगर FEV1 कम हो रहा है तो इस प्रकार का COPD दिखाई देगा। अगर पेशेंट्स बायो ट्रेडिशनल जो कुकिंग मोडालिटीज़ हैं अगर वो बंद कर दें, अगर वो इलेक्ट्रिक स्टोव पे खाना बनाएं या सोलार कुकर में खाना बनाएं, तो उस तरीके से भी पेशेंट्स के अंदर जो है स्मोक का जाना बंद हो जाएगा, और स्मोक नहीं जाने की वजह से जो है उसके अंदर COPD के एक्सेसरबेशंस दिखाने बंद हो जाएंगे। अब हम पेशेंट में किस तरीके से मैनेज करेंगे? तो पहला हो गया रिस्क फैक्टर को मैनेज करना। किस तरीके से हम रिस्क फैक्टर को मैनेज करेंगे? रिस्क फैक्टर्स को मैनेज करने के लिए हम निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हैं, जहाँ पे हम निकोटिन के बदले कोई दूसरी चीज़ ले रहे हैं जिससे उसका एडिक्शन कम हो जाएगा, पेशेंट का एडिक्शन कम हो जाएगा। या ड्रग्स जैसे ब्यूप्रोपियोन हो गया या वेरिनिक्लिन हो गए, इस प्रकार के अगर हम ड्रग्स लेते हैं तो हम जो है ठीक से मैनेज कर रहे हैं पेशेंट को। और मान लो कि अगर हम एसोसिएटेड इलनेसेस भी है, मान लो कि पेशेंट के अंदर एक जगह COPD है तो दूसरी जगह उसका हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसको हाई ब्लड प्रेशर की भी दवाइयाँ लेनी है और साथ ही साथ COPD की भी दवाइयाँ लेनी है, या और कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन का ट्रीटमेंट है तो वो भी वो ले सकता है। मैनेजमेंट करना है स्टेबल COPD का। स्टेबल COPD मैनेज करने के लिए हमको क्या करना है? कुछ प्रकार के ड्रग्स हैं जिसको हम बोलेंगे β2 एगनिस्ट। ये क्या करेंगे? एयरवे को बड़ा कर देंगे, एयरवे का साइज़ बड़ा हो जाएगा, उसकी वजह से हवा अच्छे से जाएगी और पेशेंट आसानी से सांस की तकलीफ़ से बचेगा और अल्टीमेटली आराम से काम कर सकेगा। तो पेशेंट्स में इस तरीके के ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ करने से हम जो है पेशेंट को COPD की बीमारी से बचा रहे हैं। तो स्टेबल COPD में हमको क्या करना है? ब्रोंकोडायलेटर्स देने हैं, और वो हो सकते हैं टायोट्रोपियम, एक्लिडीनियम, उमिक्लिडीनियम ब्रोमाइड, इस तरीके के ड्रग्स हम देंगे। और ये हम
बीटा 2 एडिनोसेप्टर एगनिस्ट के साथ देंगे, जैसे हो गया अगर शॉर्ट एक्टिंग है तो साल्ब्यूटामॉल, आल्ब्यूटेरॉल, टेरब्यूटैलिन। अगर लॉन्ग एक्टिंग है तो वहाँ पे हम दे सकते हैं फोमेटेरॉल, साल्मेटेरॉल। तो इस प्रकार के हम ड्रग्स दे के जो है सांस लेने की तकलीफ़ को ठीक करेंगे, उसकी वीजिंग को ठीक करेंगे। अगर बात करें एक्सेसरबेशन की मैनेजमेंट के बारे में, तो हमको शॉर्ट एक्टिंग जो बीटा 2 एड्रीनोसेप्टर एगनिस्ट है उसके साथ शॉर्ट एक्टिंग मस्करानिक एंटागनिस्ट है, उस तरीके के हम ड्रग्स देंगे नेब्यूलाइज़र के थ्रू। सो नेब्यूलाइज़र जो है ऐसे एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम जो है दे सकते हैं, तो नेब्यूलाइज़र के थ्रू हम देंगे। मीटर डोज इन्हेलर विथ स्पेसर से हम जो है उसको देंगे। और मान लो कि पेशेंट में पुअर वेंटिलेशन है, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उसमें जो है कॉर पल्मोनेल नाम की कंडीशन दिखाई देगी। अब कॉर पल्मोनेल क्या है? कॉर पल्मोनेल एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, सिकुड़ जा रही है, और उनकी सिकुड़ने की वजह से जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रही है, ब्लड प्रेशर जो है पल्मोनरी आर्टरी में बढ़ रहा है, और उसके बढ़ने की वजह से जो है ब्लड राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, आगे की तरफ ही नहीं जा सक रहा है, फेफड़ों में नहीं जा सक रहा है, और फिर ब्लड जो है रिवर्स डायरेक्शन में राइट एट्रियम में जा रहा है, और फिर जो है ब्लड क्या बोलते इंफीरियर वेना कवा में जा रहा है, सुपीरियर वेना कवा में जा रहा है, और इस तरीके से जो है उसके पेशेंट्स के पैरों में स्वेलिंग हो सकती है, और साथ ही साथ जो है नेक वेन्स बल्ज कर सकती है, और उसकी वजह से राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है। तो उस पेशेंट में हम क्या करेंगे, हाई फ्लो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन देने से जो है वो ठीक हो सकता है उस कंडीशन से। और ऑक्सीजन कितनी देनी है? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 55 mmHg है, और साथ ही साथ जो सैचुरेशन है वो 88% के नीचे है, तब जो है हम हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे। साथ ही साथ हम एंटीबायोटिक्स भी देंगे, जैसे अमॉक्सिसिलिन हो गई और एरिथ्रोमाइसिन हो गई, तो इस प्रकार के एंटीबायोटिक्स भी हम देंगे। फ्लोरोक्विनोलोन्स एक प्रकार के एंटीबायोटिक्स है जो बहुत यूज़फुल है, बहुत इफ़ेक्टिव है इन पेशेंट्स के अंदर एक्सेसरबेशन को रोकने के लिए। अब बात करते हैं सर्जरी के लिए। सर्जरी में क्या हो रहा है, हम लंग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जो भी लंग खराब हो चुका है ब्रोंकाइटिस की वजह से और एम्फीसीमा की वजह से, वो लंग को हम निकाल के दूसरा लंग रिप्लेस कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे लंग ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी। और दूसरी जो एक प्रकार की सर्जरी है वो बोलेंगे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी में क्या होगा, लंग जो है उसके अंदर जो एम्फीसीमा का पोर्शन है, मान लो कि राइट लंग के अपर लोब में एम्फीसीमा का पोर्शन है, तो वहाँ से उस पोर्शन को हम निकाल देंगे रिसेक्ट करके, और बाद में जो है जो दूसरा पोर्शन है फेफड़े का जो सही है वो एक्सपैंड करेगा, और उससे जो है काम चलता रहेगा। तो ये सब बातें हो गई आज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के बारे में। और इनके जो प्रोग्नोसिस है, जो आउटकम है, वो बहुत ही बैड हो सकता है अगर ये ठीक से ट्रीटमेंट ना लें, और अगर ये एडिक्शन से बाहर ना निकले तो प्रोग्नोसिस बैड हो सकता है। तो अगर एक्सरसाइज लिमिटेशन ना करें, और अगर सीवियर एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन को हम नहीं रिवर्स कर सकते हैं, और स्मोकिंग को अगर बैन नहीं करता है पेशेंट, स्मोकिंग अगर बैन नहीं करता है, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स अटेंड नहीं करता है, उनमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो उस वजह से पेशेंट के अंदर इग्नोरेंस की वजह से भी जो है साइकोलॉजिकली ये बीमारी की एक्सेसरबेशन बढ़ सकती है। तो फुल अवेयरनेस में रहना है पेशेंट को, और उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए उसको पहले तो स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए। और ये माना गया है कि एक रिसर्च में कि मान लो कि अगर ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट COPD का फेल हो जाता है, तो वहाँ पे 2 ड्रग्स हैं जो रिसर्च के हैं,
वो भी काम करते हैं और उनका नाम है रोफ्लूमिलास्ट एंड सिलोमिलास्ट। ये दो ड्रग्स जो है फॉस्फोडाइएस्टरेज 4 के इनहिबिटर्स हैं और ये भी जो है क्या कर रहे हैं, ब्रोंकस को डायलेट कर रहे हैं और एयर फ्लो को बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन की डिफ्यूजन को बढ़ा रहे हैं, DLCMO की एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके के पैरामीटर्स को जो है वो लोग बढ़ा रहे हैं। और ये हो गया आज पूरा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के बारे में। आगे मैं लंग कैंसर पे बात करूँगा, आपको समझाऊँगा कि लंग में कैंसर कैसे होता है और किस वजह से होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।